भारतीय संस्कृति, कला एवं परंपरा से संबंधित विभिन्न विषयों पर देश के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों के व्याख्यान मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा वीडियो के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय डॉक्टर भाई महावीर के प्रारंभिक संदेश के साथ यह श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। मित्रों, किसी राष्ट्र के जीवंत परिचय के लिए उसकी परंपरा में निहित और विकसित कला व संस्कृति का ज्ञान आवश्यक होता है। भारतीय परंपरा में जो कलाएं विकसित हुईं और साहित्य तथा संस्कृति में पुष्पित रूप में दिखाई दी, उनकी महत्ता एवं समृद्धि विश्व के अध्येताओं से छिपी नहीं रही है। यह चिंता का विषय है कि हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं की आधारभूत जानकारियों से भी हमारे ही विद्यार्थी भली प्रकार से परिचित नहीं हो पाते। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का विचार अवश्य बना था, परंतु गिने चुने पाठ्यक्रमों के छुटपुट प्रयासों से इन विषयों के साथ न्याय कर पाना संभव नहीं है। हमारे देश के मनीषियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और कला आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु अगर ये विचार दृश्य और श्राव्य माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुँचें तो इन विषयों में उनका रुझान बढ़ेगा और वे अधिक जिज्ञासु व सक्रिय होंगे। इसी उद्देश्य से भोज विश्वविद्यालय द्वारा एक विनम्र प्रयास के रूप में देश के चुनिंदा विद्वानों के सरल और सारगर्भित व्याख्यान आयोजित कर उनके दृश्य और श्राव्य कैसेट्स तैयार किए जा रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस व्याख्यानमाला के जो प्रारंभिक पुष्प प्रस्तुत करने का सुअवसर इसे मिल रहा है, उनमें संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति पद्म भूषण डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा संस्कृति और संस्कार तथा संस्कृति, सभ्यता और धर्म विषयों का विवेचन है। इसी श्रृंखला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला के अध्यक्ष तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे विज्ञान एवं संस्कृति विषय पर 4 खंडों में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन भारतीय कला पर व्याख्यान देंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर त्रिविक्रमपति के व्याख्यानों के विषय भारतीय संस्कृति की अवधारणा तथा भारतीय संस्कृति और शाश्वत मूल्य रहेंगे। इस कार्यक्रम को सतत रूप से जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय ने एक वृहद योजना बनाई है, जिसके लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा विशेष रूप से वित्तीय सहयोग भी दिया जा रहा है। हमें विश्वास है कि देश का प्रबुद्ध वर्ग इस योजना का स्वागत करेगा और इसमें सहयोग देगा। नमस्कार। भारतीय परंपरा में सभी कलाओं को एक दृष्टि का अनेक अंग माने गए हैं, चाहे वो स्तूप हो, चाहे वो मंदिर हो, और चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो या हिंदू हो। वहाँ अनेक प्रकार की प्रतिमाएं इन दीवारों को अलंकृत ही नहीं करती हैं, लेकिन वो स्थापत्य का एक अभिन्न अंग रहती हैं। सांची में, बहरूच में और अन्य मंदिरों में जैसे बृहदेश्वर में ये प्रतिमाएं दीवार में से जैसे निकल रही हों और जो कि
सबसे उसका उत्कृष्ट उदाहरण हमारे पास खजुराहो और भुवनेश्वर के मंदिर और कोणार्क हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिमाएं अलग से नहीं बनती थीं। प्रतिमाएं आदिकाल से पूर्ण रूप से अनेक भंगिमाओं में हमें दिखाई देती हैं। मोहनजोदाड़ो से और मौर्य काल तक और मौर्य काल में हमें दो चार ऐसी अपूर्व प्रतिमाएं दिखाई देती हैं जो कि शायद स्तूप और मंदिरों का भाग नहीं हो। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिमा है बिहार की मौर्य काल की, जिसको कि दीदारगंज यक्षी के नाम से पहचाना जाता है। भरूच सांची में ये यक्षिकाएं वृक्षों के साथ आलिंगन करती थीं। अब ये दीदारगंज की यक्षी संपूर्ण स्थिर मुद्रा में खड़ी हैं, जिसे कि हम शिल्प की भाषा में कहते हैं समपाद में। उनका सौम्य और उनका संतुलन भारतीय शिल्पकला की आधार भूमि मानी जाती है। और मौर्य काल से लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी प्रतिमाओं की रचना की जाती है। लेकिन आज हम देखें कि बुद्ध की प्रतिमा, जब बुद्ध प्रतिमा के रूप में उसकी रचना होनी शुरू हुई तो क्या हुआ। सांची बहरूच में बुद्ध को केवल चिन्ह मात्र या पाद से या बोधि वृक्ष से और इन प्रतीकों से बताया जाता था। लेकिन धीरे धीरे बुद्ध की प्रतिमाएं बननी शुरू हुई। वो प्रतिमाएं अनेक प्रदेशों में एक साथ बननी शुरू हुई, लेकिन उत्तर भारत उसका विशेष क्षेत्र रहा। हमें बहुत से उसके उदाहरण मिले हैं, लेकिन दो तीन को लेकर देखें कि कैसे एक ही समय में अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं बनती रहीं और उनके बारे में विद्वानों का क्या मत है। हम जानते हैं कि भारतीय सभ्यता का ग्रीस से, रोम से संबंध रहा और उस संबंध के फलस्वरूप दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती रहीं। लेकिन एक शैली ऐसी विकसित हुई यहाँ पर जिसको कि हम गांधार शैली के नाम से जानते हैं। उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था, केवल भारतवर्ष में नहीं, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बहुत से क्षेत्रों में। वहाँ पर बुद्ध की जो मूर्ति दिखाई दी, वो उसकी जो आकृति थी वो ग्रीस या रोमन शिल्प की हमें याद दिलाती थी, क्योंकि अब
भारतीय दृष्टि नहीं, जिसने केवल शरीर को नहीं देखा और शरीर के पंजर के ऊपर एक आइडियलाइज्ड प्रतिमा बनाई, लेकिन अब ये यथार्थ की थी और मानव की अनुकृति की गई। वस्त्रों में जैसे कि रोमन और ग्रीक वस्त्र होते हैं, भारी वस्त्र, अनेक चुन्नट, और उसमें बुद्ध और बोधिसत्व की हमें बहुत सी प्रतिमाएं मिलती हैं। लेकिन उसी के साथ एक और क्षेत्र था और अब वहाँ एक और दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं गढ़ी गईं और वो था मथुरा का क्षेत्र। कुषाण काल की बहुत प्रसिद्ध एक मूर्ति है जिसको कि कटरा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध योगासन में बैठे हुए हैं, उनके सिर पर उष्णीश है, ऊन है और वस्त्रों का कोई आडंबर नहीं है। इस मूर्ति को और इसके समकक्ष की और प्रतिमाओं को देखकर बहुत बरसों तक विवाद रहा कि क्या बुद्ध की प्रतिमा भारतीय कृतिकार की देन थी या कि वो बाहर से आई थी। यह मतभेद चलता ही रहा, लेकिन कुमारस्वामी ने बहुत दिन पहले ये अपनी लेखनी से और अपने तर्क से ये सिद्ध कर दिया कि बुद्ध की प्रतिमा का जो आरंभ हुआ वो भारतवर्ष में और कुषाण काल में हुआ। बुद्ध की प्रतिमाओं की एक कड़ी बनती रही। वो कड़ी हर काल में और हर क्षेत्र में उसका अलग अलग रूप होता गया, क्योंकि बुद्ध के प्रवचन, उनके जो व्यापक एक प्रभाव था और उसको प्रतिमाओं में एक अभिव्यक्ति देने की चेष्टा हुई। बहुत सी प्रतिमाएं बनी, लेकिन गुप्त काल तक आते आते हमारे सामने दो ऐसी अपूर्व प्रतिमाएं आती हैं। लेकिन उससे पहले एक और भी अंतराल है और वो है मथुरा में वो खड़े हुए बुद्ध जो कि प्रवचन दे रहे हैं। और इस मूर्ति से, और इन दो उदाहरण हैं उसके, एक मथुरा म्यूजियम में और एक आज राष्ट्रपति भवन में, हम देखते हैं कि कैसे ये जो प्रभाव था गांधार का और जो यहाँ की अपनी एक कृतित्व की और रचनात्मक जो प्रेरणा थी, उसका कैसा सुंदर समावेश हुआ। क्योंकि वही भारी भरकम जो वस्त्र थे वो महीन होते गए और वो चुन्नट एक प्रकार की लहरें बनता गया। इन सब में से ही वो गुप्त काल की दो अपूर्व प्रतिमाएं बनी, एक जिसमें कि बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं और धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से नीचे एक चक्र है, दोनों तरफ मृग हैं, बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं और धर्मचक्र
और उसके प्रवचन की मुद्रा है, पीछे एक हैलो है। एक मूर्ति पूर्ण नहीं है, दूसरी जो कि विश्व भर में आज प्रसिद्ध है वो सारनाथ में है। इस प्रतिमा को देखकर कौन शांत नहीं हो जाएगा। और हम देखें कि कौशल के स्तर पर किस प्रकार से कृतिकार ने और शिल्पकार ने इस सौम्यता को उनके आसन से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। और प्रतिमाएं जिसमें अब बुद्ध भूमि स्पर्श की मुद्रा में हमारे सामने आते हैं। ये अलग अलग कालों की हैं, लेकिन इन शताब्दियों में से गुजरते हुए हम जब पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें बिहार में पाल डायनेस्टी की बहुत सुंदर काले पत्थर की बसाल्ट की प्रतिमाएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म और बुद्ध और बोधिसत्व, मैत्रेय और अजंता में पद्मपानी और अनेकों प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। लेकिन साथ ही इन्हीं कालों में 6वीं शताब्दी एक और तरह की प्रतिभा जागी, जो कि भारतीय परंपरा में और उसके साहित्य में सबली थी, लेकिन शिल्प के रूप में हमारे सामने आती है। और वो गुप्त काल के पहले मंदिर, और उसमें अब 5वीं शताब्दी से लेकर हमारे सामने अनेकों दृश्य आते हैं हमारे 2 महाकाव्यों के ऊपर आधारित, रामायण और महाभारत। इसके उदाहरण फिर एक बार मध्य प्रदेश क्षेत्र में प्रमुख हैं। देवगढ़ के मंदिर में 2 ऐसे सुंदर दृश्य हैं, और भी रहे होंगे, कुछ खंडित हैं अब। एक जिसमें राम अहल्या का उद्धार कर रहे हैं, और दूसरे जिसमें लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट रहे हैं। इतने छोटे से क्षेत्र में और उस परिधि में शिल्पकार ने इतना बड़ा एक नाटक सा रच दिया हो, और इन सब की जो भंगिमाएं हैं उनका संबंध शिल्प शास्त्र से है, उनका संबंध नाट्यशास्त्र से भी है। और सब जगह हमें ये जो चाहे बुद्धिस्ट इमेजेस में मिले या हिंदू इमेजेस में मिले, नीचे के गण और ऊपर वो बिल्कुल आकाश में उड़ते हुए गंधर्व। रामायण और महाभारत पर आधारित तो सहस्त्र दृश्य हैं, लेकिन गुप्त काल का एक और उदाहरण है, और वो है नचना। नचना में रामायण के बहुत से पैनल्स मिलते हैं। एक में वो दृश्य है जो कि हमें देवगढ़ में नहीं मिलता है। उसमें क्या हो रहा, उसमें वो दृश्य है जो कि बहुत कम शिल्प में हमारे सामने आता है। उसमें वो संवाद जिसमें लक्ष्मण और सीता का संवाद है, और सीता लक्ष्मण से कह रही हैं कि आप जाइए, राम कष्ट में हैं, और लक्ष्मण अपने कान के ऊपर हाथ रखे हुए कह रहे हैं कि आप मुझसे ऐसी बात नहीं कहिए कि मैं यहाँ से जाऊं। लेकिन हमने बात शुरू की थी उन
खड़ी हुई प्रतिमाओं की, बैठी हुई प्रतिमाओं की, शयन की प्रतिमाओं की, और इन सब कथानकों से, इन सब में से एक उसी काल में, जो कि पुराणों का काल और शिल्प शास्त्रों का काल माना जाता है, उसमें से एक बहुत भारी एक शास्त्र निकला, जिसको कि हम प्रतिमा लक्षण और प्रतिमाओं के बनाने का और उसके जो रूप का विधान है, उसके ऊपर एक शास्त्र के रूप में हमारे सामने पुस्तकें आती हैं। उनका फिर संबंध है उन सब प्रतिमाओं से जो कि भारतवर्ष में 1000 और 1500 साल तक बनती रही। उसके बहुत से इस रूप के स्तर पर, कौशल के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो भारतवर्ष में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उनका प्रयोग होता रहा, और इसलिए शास्त्र और प्रयोग का एक अभिन्न संबंध रहा और वो एक दूसरे के पूरक रहे। ये क्या है? उसके विधान, वैसे विधान वो बहुत व्यापक है, बड़ा है, लेकिन उसके कुछ मूल आधार भी हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भारतीय दृष्टि मनुष्य के आकार को, मनुष्य के शरीर को केवल एक पर्टिकुलराइज्ड या रियलिस्टिक ढंग से नहीं देखता है। वो उसके अंदर के जो पंजर से और जो उसका अमूर्त रूप है, और उसमें से जो रेखाएं बनती हैं, जो भंग बनते हैं, और एक एक खड़े होने के, बैठने के, शयन के जो तरीके हैं, उसमें से एक भाव उत्पन्न होता है। संक्षिप्त में सबसे पहले आप जानते हैं, जीवन में हम लोग खड़े भी होते हैं, बैठते भी हैं और लेटते भी हैं। इन तीनों को आसनों का रूप दिया गया कि कोई भी मूर्ति जो थी वो इन 3 भंगिमाओं में दिखाई दे सकती थी। बुद्ध की मूर्तियाँ वो जो बैठा हुआ आसन है, जिसमें हमने भूमि स्पर्श मुद्रा की बात की, उसमें है। लेकिन शयन आसन में हमें एक जो प्रसिद्ध हमारे सामने उदाहरण है, वो फिर देवगढ़ से आता है, शेषशायी विष्णु का। और उस शयन मुद्रा में हमें विष्णु भी दिखाई देते हैं, शयन मुद्रा में बुद्ध भी दिखाई देते हैं। इन प्रतिमाओं के विधान का एक दूसरा सिद्धांत था, जिसको कि हम सूत्र और भंग के नाम से पहचानते हैं। तो हमने बात की थी आसनों की, सूत्रों की, भंगों की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक बड़ी क्लिष्ट सी विधान की भाषा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी सरल सी बात है। आप अपने शरीर को ले लीजिए, या मेरे ही शरीर को ले लीजिए। मेरे शरीर में हार्ट, ये सब मसल्स हैं, लेकिन इस सब को आप भूल जाइए। आप इसको एक ज्योमेट्री का एक रूप देखिए तो क्या पाएंगे? एक मेरी मध्य रेखा है जो कि माथे से लेकर और नीचे तक जाती है, और यही इसको एक ब्रह्म सूत्र, जिसमें कि कोई अंतर नहीं हो सकता है धरती से आकाश तक। वही फिर जब शिल्प में एक मध्य सूत्र, और वो उसका संबंध हमारे पिंजर से क्या है? वो रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल
एक सीधी रेखा बनती है वो है। लेकिन उसके साथ मेरे बहुत से जॉइंट्स हैं, संधियाँ हैं। अब मैं जब हाथ ऐसे करती हूँ तो एक और रेखा बनती है ना, ये यहाँ से, और ये शोल्डर जॉइंट से नीचे तक जाती है, इधर से जाती है। फिर इसी तरह से एक और जो कि इस बार मेरी कोनी से बनती है, यहाँ से लेकर और नीचे तक। एक और जो कि इस संधि से लेकर यहाँ से यहाँ तक। तो होगा 1, 2, 3 और ये 4, जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, और इधर 3। तो क्या हुआ, 7 रेखाएं बनी ना। लेकिन उसके साथ अब एक और विभाग है मेरे शरीर का, और जिसको कि रेखा में मैं जब परिवर्तन कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, ये मेरा ग्रीवा। और जो मेरे सिर के साथ फिर ये रीढ़ की हड्डी के जो ये पहले 2 जॉइंट्स हैं, जिसको कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर कहते हैं और वर्टिब्रेस का, तो उससे तो मैं ये कर सकती हूँ ना, हैं? सिर को तो नहीं हिला सकती। सिर और ग्रीवा में जो संबंध है तो उसको देखा गया। फिर मेरा वक्ष है और उसमें से एक रेखा यूं जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरी एक रेखा है जो कि मेरी नाभि से निकलती है, वो मध्य केंद्र बिंदु बन जाती है। और नाभि जो है वो उसके बाद ये कटी और ये हमारा पेल्विस जॉइंट जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं, उससे जो हमारे सब ऊपर और नीचे के जो अंग हैं और प्रत्यंग हैं, वो उससे मूवमेंट पैदा होता है। और फिर उसके बाद एक और जॉइंट जानू का, फिर उसके बाद एक और जॉइंट जो कि गुल्फ का, एंकल्स का। तो क्या हुआ फिर, 1, 2, 3, 4 और 5। तो एक रेक्टेंगल बन गया ना। आप मेरे शरीर को भूल जाइए, मेरे चेहरे को भूल जाइए, इसको देखिए। अब जब इन रेखाओं का परस्पर बिल्कुल संतुलन होगा और वजन एक सा होगा और मेरी दृष्टि समदृष्टि होगी और मैं शांत मुद्रा में तो उसमें से एक भावना पैदा होती है। वो भावना शांत की है और मेरे पांव दोनों स्थित हैं और इसे समपाद कहते हैं। लेकिन जहां भी मैंने किसी भी तरह का कोई भी गति की, चाहे पांव को मैंने यूं ही कर लिया, तो अगर मैं पांव को ये करूंगी तो मेरा जानू मुड़ेगा ना। तो उससे तो मैं शांत की बात नहीं कर सकती आपसे। मैं तो वैसे तो ऊपर ठीक हूं, ये सब कर रही हूं, तो आपको तो उसमें से शांत की भावना नहीं आ सकती है। तो इसलिए जब समभाव और समपाद और सम हो तो तब ऐसी जो भंगिमाएं हैं उसको समपाद, वो खड़े में भी हो सकती हैं, वो बैठे हुए में भी हो सकती हैं, वो शयन में भी हो सकती हैं। अब उससे आगे चलें 1 मिनट के लिए। तो मेरा पहला जब यहाँ पर मैं किसी भी तरह ज़मीन में इधर उधर नहीं घूम रही हूँ, ना मैं दौड़ रही हूँ, ना मैं अपना पाँव उठा रही हूँ, लेकिन मैं ये जो मेरा समपाद है जिसमें वजन मेरा एक सा है, उस वजन को मैं कुछ उसमें सिमेट्री ला रही हूँ, कुछ उसमें परिवर्तन कर रही हूँ। वो कैसे, अब देखिए, ये समझ में आया कि क्या हुआ। अब मेरा वजन एक पाँव पर है और ये जो मेरा दूसरा पाँव है उसमें अंततः एक जानू पर मोड़ आएगा और ये मेरा पाँव बिल्कुल फ्री हो जाता है। और वो कटी से और उस नाभि सूत्र से अब आप जब मुझे नापेंगे तो ये कुछ अधिक होगा, नाभि केंद्र से ये कुछ कम होगा। और जब ये अभंग, इसको पहला भंग, अभंग समभंग से अभंग कहते हैं।
अब इसकी भावना क्या? इसकी भावना तो वो शांत नहीं हो सकती। इसकी भावना के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन जो लास्य की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां हैं, वो इस भंगिमा में हमको दिखाई देती हैं। ये देवी की मूर्ति, या जब राम अपने बिल्कुल वीर रस में, लेकिन उग्र रूप में नहीं, तो तब कोदंड राम की एक बहुत सुंदर कांस्य की मूर्ति है, जिसको कि अभंग में चोल ऐसे दिखाया गया है। लेकिन ये कटी से एक तरफ जाएं तो ये तो इस तरह अभंग हुआ। अब मेरा वक्ष तो यहां पर सीधा ही था। अब वक्ष को मैं जब दूसरी तरफ ले जाती हूं, यहां से इधर कर दूं और फिर अपनी ग्रीवा को यूं कर दूं, तो वो फिर त्रिभंग बन जाता ना। और इसमें ज्यादा डायनामिज्म है, इसमें गति है। और ये त्रिभंग कितने प्रकार से बन सकता है, क्योंकि ये यूं भी हो सकता है, लेकिन जहां भी परिवर्तन हो, और सबसे उत्कृष्ट उसका जो उदाहरण है वो हमारे पास नटराज की मूर्ति का है, क्योंकि फिर मैं टांग को उठा सकती हूँ, उसको यूं रख सकती हूँ, और ये फिर नटराज की मूर्ति बन जाती है। ये बहुत सरल सी भाषा है ना। और सब देवी देवताओं की जितनी प्रतिमाएं हैं, उनका वर्गीकरण आप भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक इसी भाषा में कर सकते हैं। दूसरी विशेषता वो ये है कि जब देवी देवताओं के रूप में आते हैं, तो तब इनके साथ कथानक जुड़े हैं, इनके साथ इनकी मुद्राएं जुड़ी हैं। क्योंकि विष्णु क्या करते हैं? विष्णु चक्रधारी हैं, विष्णु शंखधारी हैं। तो उसको अगर नृत्य में करें तो हम ये करते हैं और ये करते हैं, और शिल्प में करें तो उनके दो हाथों में शंख और चक्र होता है, या गदा और चतुर्भुज। इसी प्रकार से शिव के हाथों में एक तरफ मृग है, दूसरी तरफ कभी अग्नि है, तो कभी एक्स या कुल्हाड़ी है। तो नाना प्रकार के जो उनके साथ जुड़े हुए अलंकरण हैं, उससे उन देवी देवताओं की पहचान हो जाती है।